अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम गुलाम असगर है और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे MIS का। ठीक है, कोविड के पहले हमने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है। आज ये लास्ट लेक्चर है मेरी तरफ से। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो सर खिज़र साहब को दे दिया जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका स्पेसिफिक पोर्शन जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, आज मेरा ऑनलाइन के लिहाज से लेक्चर नंबर 1 है। हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, सिस्टम एंड मॉडल्स का। इससे पहले हमने इस चैप्टर में आपका सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और फिर सिस्टम के मॉडल्स पढ़े थे। मॉडल्स में हमने मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा था, जनरल मॉडल पढ़ा था और बहुत से हमने मॉडल साइंटिफिक मॉडल भी पढ़ा था। बहुत से मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। आज हमें उसकी एप्लीकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में पढ़नी है। मैं आपको एक जनरल मॉडल पढ़ाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद आपको स्ट्रेटजिक वाला पोर्शन थोड़ा सा खुद स्टडी करना होगा, उसमें जो भी इशू होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर के बाद हम एक जूम मीटिंग करेंगे जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे। ये 3 पोर्शन हैं आउटलाइन के जो मैंने कवर करवाए हैं आपके। इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम एंड मॉडल्स एंड मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद जो पोर्शन रह जाएगा वो सर खिज़र साहब आपको कवर करवाएंगे। जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले वो कहता है कि इस टॉपिक से पहले आपने मॉडल सिस्टम पढ़ा कि कौन कौन से मॉडल्स पाए जाते हैं और बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी। अब इस टॉपिक के अंदर जो भी आपने मॉडलिंग सिस्टम्स पढ़े हैं और टर्मिनोलॉजीज़ पढ़े हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसी पर्सपेक्टिव से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं जी, जनरल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था अभी कि 2 पर्सपेक्टिव से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जा सकता है, या तो उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से देखा जा सकता है या फिर इंफॉर्मेशन के लिहाज से देखा जा सकता है। अच्छा, जब ये मॉडल किसने पेश किया था आपको? मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पता नहीं आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके। मैनेजमेंट में एक थ्योरी पेश की गई थी, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। उसमें एक जनरल स्ट्रक्चर दिया गया था जिसमें एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। उसी जनरल स्ट्रक्चर को हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मेन पॉइंट्स जो मैनेजमेंट की अटेंशन हम देखेंगे वो कंज्यूमर्स में देखेंगे, सप्लायर्स में देखेंगे, कंपेटिटर्स में देखेंगे, लेबर सप्लाई में देखेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट को देखेंगे। देखें, एक टर्म हम पढ़ते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट हो रही हो। वो इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल से मुराद आपकी मैनेजमेंट हो जाती है, वो भी स्टेक होल्डर है। आपके एम्प्लॉयज़ लेबर होगी, वो भी स्टेक होल्डर है। उसके बाद आपके शेयर होल्डर्स, वो भी स्टेक होल्डर्स में आते हैं। जबकि एक्सटर्नल में स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से आते हैं? आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो आता है, जनरल पब्लिक आ जाती है, ठीक है, कस्टमर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं। तो हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट और वो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसलिए हम इन्हीं पॉइंट्स पे अटेंशन देंगे जो कि कंज्यूमर, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, ठीक है, लेबर सप्लाई, इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट। जी, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले कंज्यूमर्स। देखिए, कंज्यूमर और कस्टमर दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है जी? कस्टमर वो होता है जो आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करता है, जबकि कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो प्रोडक्ट को परचेज़ भी करेगा और उसके बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ भी करेगा, यानी उससे बेनिफिट भी उठाएगा। ठीक है, कस्टमर के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, वो उसे रीसेल भी कर सकता है। अब कंज्यूमर्स में दोनों तरह के कंज्यूमर शामिल होते हैं, प्रेजेंट भी और पोटेंशियल कंज्यूमर, यानी जो आने वाले। ठीक है, हम टर्म यूज़ करते हैं, एक रिटेंशन की यूज़ करते हैं। रिटेंशन से मुराद कि जो कस्टमर्स हमें छोड़ गए हैं हम उन्हें वापस बुलाएं, और एक प्रेजेंट वाले और एक पोटेंशियल कस्टमर्स जो हमारे बन सकते हैं। ठीक है, उन सब को मिलाकर कंज्यूमर्स की बात हम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट की क्वालिटी रख लें, जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रख लें,
जब तक आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगी, आप उससे रेवेन्यू नहीं कमा सकते। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली कनेक्ट रहना पड़ता है कंज्यूमर के साथ, ताकि वो उसकी कंप्लेंट सुने या फिर उससे फीडबैक लेती रहे आपकी प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट में स्पेसिफिक चेंजेस कर सकें। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको किस तरह से पता चलता है, मतलब आप इस तरह से देखते हैं कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज आर कंज्यूमर परचेजिंग, यानी कंज्यूमर किस तरह के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, या फिर कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, या कितनी परसेंटेज कंज्यूमर आता है हम जब प्रोफेशनल स्कीम्स करते हैं। ठीक है जी, अब कंज्यूमर में हमें MIS कहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। आपको पता है कि MIS का जो मेन पर्पज़ है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप करना है कि लोग उससे बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा उठा सकें। आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स भी, एम्प्लॉयज़ भी, मैनेजमेंट भी, सब उससे बेस्ट बेनिफिट हासिल कर सकें। अब MIS एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसमें कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, रिसीव किया करेंगे। ठीक है जी, कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप उसका डाटा प्रोसेस करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब आ जाते हैं सप्लायर्स पे। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो हमें गुड्स फ्राम करते हैं या सर्विसेज फ्राम करते हैं स्पेशली रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल। ठीक है जी, ताकि हम अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रख सकें। आपको पता है कि सप्लायर्स के लिए बहुत से सिस्टम बनाए गए हैं। आपके लिए आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ते हैं इसमें सिस्टम, आप जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे सिस्टम आपके कहाँ आते हैं? सप्लायर्स के अंदर आते हैं। इनमें इन्होंने बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं, क्रिसलर्स की दी है, जनरल फूड्स की दी है, जिनके लिए सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वॉलमार्ट, सीएस, इन सब के लिए फिनिश प्रोडक्ट्स इन्हें चाहिए होती हैं। अब मैकडोनल्ड वाले हैं, उनकी सप्लाई, अगर मुल्तान की एग्जांपल दूं तो उनकी सप्लाई लाहौर से आती है। ठीक है, वीकली बेसिस पर भी आती है, मंथली बेसिस पर भी आती है। तो जी, हम डिस्कस कर रहे थे मैकडोनल्ड की एग्जांपल। मैं कह रहा था कि मैकडोनल्ड वालों की जो सप्लाई है वो लाहौर से आती है। ठीक है, वीकली बेसिस पर आती है। वो उनकी मुल्तान में जब आती है तो वो तीनों जगह, ये तीनों ब्रांचेस में क्या करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करके चले जाते हैं। अगर उनकी सप्लाई लेट होती है तो क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो इनका बिज़नेस के ऑपरेशंस रुक जाएंगे। अब MIS की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जिस सिस्टम में इन्वेंट्री की पहुंचना और उसकी टाइमिंग और उसका टाइम गैप सब कुछ फिक्स्ड होना चाहिए और एवरीथिंग शुड बी इन फ्लो। क्लियर है जी सबको? ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जनरल मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ, और जनरल मॉडल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट चलते हैं जी, कंपेटिटर्स। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइव करने के लिए कंपेटिटर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कंपटीशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी आप टॉप की कंपनीज़ को देखें, पेप्सी एंड कोक, दोनों आपस में कंपटीशन में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक साथ साथ चलते हैं। उन्हें पता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स के अलावा इन्हें दूसरी प्रोडक्ट्स में नहीं जाने देना। इसीलिए पेप्सी और कोक ने आपस में प्राइसिंग स्ट्रेटजी का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि जब पेप्सी प्राइस बढ़ाएगा तो कोक भी बढ़ा देगा। आपको पता हो, याद होगा कि जब पेप्सी 18 की थी, कोक भी 18 की, फिर पेप्सी 20 की हुई, कोक भी 20 की हो गई, अब दोनों 25 की हैं। तो दोनों में प्राइस बिल्कुल सेम चल रही हैं। इसलिए आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि अपने कस्टमर, अपने कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ्स, सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जब आपको सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, MIS आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो आप कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ बना पाएंगे। कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ बनाकर मार्केट शेयर आप अवेल कर लेंगे और कंपटीशन में अपर लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत मुश्किल होता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर की सप्लाई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी लेबर का एफिशिएंट होना। आपको पता है कि लेबर की भी सप्लाई होती है, मज़दूरों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को।
ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर्स आपको मिल जाएंगे, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर उनकी परफॉर्मेंस दोनों की, चाहे स्किलफुल है चाहे आपका एम्प्लॉय किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है लेबर का सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आपको, आर्थर एंडरसन दी है, इंडियाना यूनिवर्सिटी की दी है, यूएस इमिग्रेशन ऑफिस की दी है। ये सारे के सारे, इनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है सेल करने को, लेकिन इनके पास लेबर है जो कि आपकी सर्विसेज फराहम करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के मुताबिक इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट द चेंजेस इन द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचा सकता है? MIS आपका पहुंचा सकता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी। सेकंड डिस्कस करते हैं जी। इसके बाद क्या आता है जी हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपको अभी हमने ये दो सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम से मुराद ये था कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कांटेक्ट में रहता था और वो इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट हो सकता था। क्लोज सिस्टम जो है उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के किसी भी फैक्टर से उस पर कोई असरअंदाज नहीं होता। जबकि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम समझते हैं और ओपन सिस्टम होने की वजह से ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इसमें क्या रोल होगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजरियल लिटरेचर में दो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो तमाम फोर्सेस आ जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हों। मैं अभी आपको बता रहा था स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल। स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल में जितने भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे वो सारे के सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। देखें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसीजन लेगी उसका इन्वायरमेंट उससे इफ़ेक्ट होगा। अभी तो आ गया ISO सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट को कामयाब बनाया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल में रखा जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल अदा कर रही है? वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करे क्यों? एक तो इसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं कि गवर्नमेंट साहब से जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ लाजमी करवा रही है कि आप उन मेजर्स को अपनाएं जिससे आप इन्वायरमेंट का ख्याल रख सकें, पानी को आलूदा ना करें, ठीक है, पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखें। उसके अलावा जो कस्टमर आपकी इन्वायरमेंट से खुश नहीं होगा, देखें यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ है नहीं। आप अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, आप यूरोप की बात करें, वहाँ पर इन्वायरमेंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ इन्वायरमेंट अवेयरनेस में वो दरख्तों की बात नहीं करते, वो फ़िश की बात करते हैं, वो हर उस स्पीशी की बात करते हैं जो ख़त्म होने जा रही है। ठीक है, उन सब का वो ख्याल रखते हैं। अब यह इन्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। जी, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ये इंटरनल इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट उन तमाम फोर्सेस पर डिपेंड करता है जो क्लोजली एसोसिएटेड हों ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक कंपेटिटिव सिचुएशन के साथ। मतलब क्या है कहने का? देखें, आप अपनी कंपेटिटर से compete करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मेंटेन होती है आपकी लेबर से। तो ये आपकी लेबर अगर स्किलफुल ना हो, अगर वो काम स्लॉपी करें, तो क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में वो तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमर, सप्लायर, कंपेटिटर और एंटी लेबर सप्लाई। एंटी लेबर सप्लाई वही मैं जो भी बात को बता रहा था कि लेबर जो है स्ट्राइक्स पे चली जाती है, वेजेस के ऊपर बार्गेन करती है, काम को डिले कर देती है। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? आपके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, जो इन रिटर्न आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफ़ेक्ट करता है। तो MIS एक हमें ऐसा सिस्टम प्रपोज करता है जिसमें इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है वो इतना एफिशिएंट होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं या अचीव हो जाते हैं। जी, अब डिस्कस करते हैं रिमोट इन्वायरमेंट को। रिमोट इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? रिमोट इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है डायरेक्टली, जबकि रिमोट इन्वायरमेंट को डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे, ठीक है, गवर्नमेंट सप्लाई बंद कर दे, गवर्नमेंट प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे। अभी आपको पता है कि जैसे कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है पेट्रोल की प्राइसेस पर, चीनी के प्राइसेस पर, आटे की प्राइसेस पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, उस फैक्टर्स को कहा जाता है रिमोट इन्वायरमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको मद्देनज़र रखना या फिर इसके अकॉर्डिंग चलना। जी उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने सारा डिस्कस किया, जितने मर्जी सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, सारे के सारे फैक्टर्स किस चीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन की जी तो हमने सारे फैक्टर्स पढ़े। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, उसके गोल्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस टॉपिक में, इस स्लाइड में हमने ये देखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस के लिए इंफॉर्मेशन का सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखें प्रॉपर सिस्टम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं ऐसे जिनका सवाल आपको चाहिए होता है। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या जो टास्क असाइन किए गए थे वो टास्क पूरे हुए या नहीं हुए, क्या उस टास्क को पूरा करने के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे यूज़ किया गया कि नहीं किया गया, कॉस्ट कट करने का कोई तरीका सोचा गया कि नहीं किया गया, लास्ट मंथ में कितनी इनकम जनरेट की गई है, या फिर इस मंथ से अगर हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था उससे एक्चुअल को कंपेयर करो कि क्या हम अंडर जा रहे हैं या ओवर कॉस्ट कर रहे हैं या अंडर इनकम में जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से मैनेजर की परफॉर्मेंस कितनी है, कितने एम्प्लॉयज़ काम पर आए हैं, कितने घंटे काम किया है, कितनी लेबर की वेजेस बनी हैं, प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, ये सब चीज़ें, हर इंफॉर्मेशन जो है, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन किसी भी मैनेजर की डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके प्रोवाइड करने से डिसीजन मेकर का डिसीजन इफ़ेक्ट हो सके, उसे मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से टास्क किए जा रहे होते हैं, बहुत से काम हो रहे होते हैं, सारे के सारे टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन रेलिवेंट पर्सन को पहुंचाना MIS का काम है, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपको डेफिनेशन भी याद होगी कि वो एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट बनाता है कि वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रेलिवेंट पर्सन तक पहुंचाता है, ठीक है, रेलिवेंट अथॉरिटी तक। अब आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फ़्लो कैसे बना होता है। देखें ज़रा, अगर आपको याद हो, सबसे ऊपर बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नीचे उसके आपका सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के बाद बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, बोर्ड के बाद जो है आपके जो है जनरल चेयरमैन होता है या CEO होता है, CEO के बाद आपका फाइनेंस का मैनेजर होता है, प्रोडक्शन का मैनेजर होता है, सेल्स का मैनेजर होता है, एडमिन का मैनेजर होता है, फिर उनके नीचे आपकी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है, सुपरवाइजर्स होते हैं, नीचे उनके लेबर्स होती हैं, लेबर्स के नीचे क्लास 4 के मेंबर्स होते हैं। तो इन सब के दरमियान इंफॉर्मेशन का फ़्लो मेंटेन करने के लिए आपको एक जनरल मॉडल चाहिए। बेसिकली हम उन मॉडल्स को एरोज़ के ज़रिए क्या करते थे, शो कर देते थे। यहाँ मैं डायग्राम मेंशन नहीं कर पाया, ठीक है, उसकी पिक्चर आप बुक में देख लीजिएगा कि उसे एरोज़ के ज़रिए शो किया जा रहा है। एरो जो है वो इंफॉर्मेशन को फ़्लो को रिप्रेजेंट करता है कि किस पार्टी से इंफॉर्मेशन दी गई है किस पार्टी को, ठीक है, दो पार्टीज़ के दरमियान इंफॉर्मेशन के फ़्लो को डिस्कस करता है। ये 2 वे होता है, ठीक है जी। किस तरह से एग्जांपल दे रहा है कि कहता है कि कंज्यूमर टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये एरो किस चीज़ को शो करता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एक्शंस को शो करती है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के एक्शंस हैं, लाइक उन्होंने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई है उसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस करना, उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जारी की हैं, किसी मीडिया पेपर मीडिया के थ्रू की हैं, रेडियो के थ्रू की हैं, उसका मकसद भी कस्टमर्स को आगाह करना कि हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है या फिर हम प्रमोशनल कैंपेन कर रहे हैं। फिर अगर नया प्राइस स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है पास करते हैं हम किसको, कंज्यूमर को,
जबकि कंज्यूमर जो है इन सारी इंफॉर्मेशन लेके उस पर एक्शन लेता है। कौन सा एक्शन लेता है कि क्या वो उस प्रोडक्ट को बाय करे या फिर गिवन लेवल ऑफ प्राइस पे उसे बाय करे, या फिर अगर उससे प्रोडक्ट के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ उसे लगी है उसको कंप्लेंट लॉन्च करे या ना करे। दोनों के दोनों एक्शंस चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ले चाहे कंज्यूमर ले, ये रिस्पॉन्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ना है ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल को सपोज करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने जनरल मॉडल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं। आप इनको फर्दर जो है इसमें स्ट्रेटजिक मॉडल्स दिए गए हैं, उसमें मिशन स्टेटमेंट, कंपनी के प्रोफाइल, विजन स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज़ आपको पता है प्लानिंग्स को कहते हैं, प्लान बनाना, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप उस डाटा को एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। जब हम मीटिंग करेंगे जूम मीटिंग तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे उससे पहले भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब इंशाल्लाह आपके इस सब्जेक्ट के हवाले से ऑनलाइन लेक्चर्स चलेंगे जब तक कि ये कोविड वाली सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।